मैं समकालीन जनमत का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कविताएं सुनाने के लिए कहा। इस मौके पर मैं उन मंचों और दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ जिन्होंने बड़े एहतराम के साथ मुझे आमंत्रित करने की पेशकश की थी, लेकिन कविता पर ठोस और विमर्शवान गद्य पर बोलने के लिए मैं मन नहीं बना पाया। कविता पाठ मैं कर सकता था, कह लीजिए कि कविता ही मेरा विमर्श और राजनीति है। यह कविता पाठ मैं लाखों कामगारों को समर्पित करता हूँ जिनकी यात्रा ने हमारी चेतनाओं को लगभग वैसे ही बहुत गहरे विचलित और प्रभावित किया है जैसे पार्टीशन के बाद कई भारतीय लेखक तमाम संस्तरों पर आंदोलित हुए थे, या दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय कलाकार और रचनाकार। मैं कविता में बहुत तरह की प्रविधियों और प्रयोगों का कायल रहा हूँ। इसका आंशिक मुजाहिरा उम्मीद है इस काव्य पाठ में थोड़ा बहुत हो सकेगा। मेरा मानना है कि अगर सत्ता अपने दमन में बहुमुखी है तो हमें प्रतिकार की बहुआयामिता को अपने कवि व्यक्तित्व में समोना होगा। इस तरह यह कवि का एक सिंक्रेटिक व्यक्तित्व होगा। पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ, मातृभाषा को याद रखने के लिए लिखी जानी चाहिए कविता। जैसा कि एक कवि कहता है कि मातृभाषा में ही लिखी जा सकती है कविता, तो मातृभाषा को याद रखने के लिए लिखी जानी चाहिए कविता। और इसलिए भी कि ये समझ धुंधली ना हो कि पिता पहला तानाशाह होते हैं और माएँ पहला कम्युनिस्ट। पड़ोसी ने फासिस्ट न होने की गारंटी कभी नहीं दी। इलाहाबाद से दिल्ली के सफर के शुरू में एक आदमी ने सीट को एक्सचेंज करने का प्रस्ताव रखा। फिर उसने कहा कि और क्या एक्सचेंज किया जा सकता है, तो मैंने कहा कि मैं किसी को अपना कोहराम नहीं देने वाला। जाते जाते वो कह गया कि झूठ पर वृत्त चित्र बनाने के बहुत पैसे मिलते हैं। मैं उन्हें गायब होने के पहले कहा कि जो संरक्षण संविधान में कवि को मिलना चाहिए था वो गाय को मिल गया। पान खाते हुए वो हंस पड़ा और उसका सारा थूक मेरे मुंह पर पड़ गया। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि कवि नैतिक अल्पसंख्यक न रह जाएं। कविताएं लिखनी चाहिए ताकि मुक्केबाज के तौर पर मोहम्मद अली की याद रहे और देश के तौर पर वियतनाम की, और बसने के लिए फिलिस्तीन से बेहतर कोई देश ना लगे। और वेमुला होना सबसे ज्यादा मनुष्य होना लगे। कविताएं लिखी जानी चाहिए क्योंकि कवि ही करते हैं वापस पुरस्कार, और उन्हें ही आती हैं अखलाक, तबरेज, आसिफा, सफूरा जरगर और ज्योति पर कविताएं लिखते हुए रो पड़ने की अप्रतिम कला। दूसरी कविता है जन्मदिन के अगस्त में। 15 अगस्त को देश आजाद जैसी कोई चीज हुआ और उसी के आसपास में पैदा हुआ। जन्म के समय मेरे पांव पहले आए, आम राय थी ये भटकता रहेगा। नदियों की तरह मैं शहरों और शिल्पों और वस्तुओं को छोड़ देने का वानप्रस्थ था। किसी ने ईश्वर मुझे क्रिकेट की गेंद की तरह थमा दिया जिस पर छक्का लगाकर मैंने एक बार फिर उसे अदृश्य बना दिया। मैं देखता था कि ज्यादातर रोजगार आतताइयों की मदद के लिए थे, तो इस तंत्र में मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। वल्लाह मैं काम करने वालों की बिचौलिया दीनताओं को देखता हुआ किनारे बैठा इतना थका, बेजार और उदास होता था कि बेंच देखकर मैं बहुत खुश हो जाता था। मेरी कुंडली तक में यह था कि खाली जगह देखकर मैं वहां लेट जाया करूंगा। मैं कश्मीर था, गुलेलबाज अलग थलग अलग,
मैंने जल्दी ही समझ लिया कि सबसे बुरी कविताएं नदी के किनारे बैठकर या राइटर्स रेजिडेंसी में लिखी जाती हैं। जल्दी ही मैंने फाड़ दी समकालीन कविता की स्टाइल शीट। मैं देखता रहा गरीबों का शहरों में आना और यहां से उनका बर्बाद होकर निकलना, और वामोन्मुख विचारकों का अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सुविधावाद। मैनहट्टन में हडसन को देखते हुए बदजात अंग्रेजी में लिखी जाती किताब कि क्यों नहीं सफल हो रहा भारत में साम्यवाद। प्रेम बाज दफा फंसा लगता था, और आधी रात सुख से भाग लेना किसी खोज में तब्दील होता भी था या नहीं, पता नहीं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताकर ज्ञान के उद्योग की संभावनाएं लगभग खत्म कर दी थी, लेकिन मुझे तो प्यास और भूख हर रोज उतनी ही मौलिक लगती थी, नई दार्शनिकताओं की दैनंदिन जननी। मैंने हिंदी के महानतम कवि की बात नहीं मानी, गोया तुलसीदास की भी नहीं, कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब तक गंवाया अब और नहीं। मैंने खुद को नष्ट करना जारी रखा। मैं सीन के कोने में पड़ा एक्स्ट्रा था, सुपरस्टारों की छुट्टी कर देने की संभावनाओं से भरा। मेरे पास शाप थे, और तिब्बत से सिद्धों की पांडुलिपियां खच्चरों पर लेकर लौटते राहुल की तरह कई मन वृत्तांत अपने ही संस्मरणों से आक्रांत संक्षिप्त में हो नहीं सकता था। मेरी चाबी पता नहीं कहाँ खोई रहती थी। मैं अमूमन पड़ोसियों की चाबी से खुलने वाला ताला था। मेरे पास आदिम क्रोध था, और सत्तावानों को घूर कर देखने का हुनर मणिकर्णिका की तरह मैं सुलगता रहता था। जैसे अगली कविता है, कुछ इसमें सत्य को पाने में मुझे अपनी दुर्गति चाहिए, सत्य को पाने में मुझे अपनी दुर्गति चाहिए। मेरे पास आइंस्टीन की मेधा और बालों का विकिरणन, चे का चेहरा और स्टीफन हॉकिंग का शरीर, फासबिंडर की आत्मा और ऋत्विक घटक का काला सफेद नहीं है। तो मैं अपने प्रतिभावान होने का सर्वेक्षण कुछ दिनों के लिए टाल रहा हूं। बचे समय में मैं अपने दुस्साहस से काम चला लूंगा और असहमति से। मैं अपने काव्य पाठ में खाली हॉल से आश्वस्त हुआ। इस्मत चुगताई की अंत्येष्टि में बहुत कम लोग थे। रघुवीर सहाय के दाह संस्कार में कुछ ज्यादा थे, मैं भी था। लेकिन कुछ लोग मुझे लोग नहीं जानते थे, और अब भी नहीं जानते। तब फेसबुक नहीं था, और अब है तो मुझे उस पर होना नहीं आया। मेरे पास अजीब झुंझलाया चेहरा था कि जैसे किसी सतत असहमत का आधा अमूर्त चेहरा चारकोल से बनाकर खाप से डरा कलाकार अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया हो। जिस समाज में मोदी और अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर सबसे ज्यादा लाइक फॉलोअर हो, उसमें रात 1 बजे खुद के साथ खुद का होना और इस बात पर नींद ना आना कि केवल 2 लोग मिलकर एक बड़ी सभ्यता को ढहा दे रहे हैं, प्रतिकार का निरुपाय व्यक्तिवाद है। मैं अंदर ही अंदर फटती नस से मरूंगा। ये केवल संकेत है कि कौन किससे मरेगा, मतलब कि संस्कृति मंत्री अपने भीतर के जहर से मरेगा। आइए अब चलते हुए पूछ ही लेते हैं कि लोग शाहरुख खान की फिल्में क्यों देखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार कहा कि आइए अब चलते हुए पूछ ही लेते हैं कि लोग शाहरुख खान की फिल्में क्यों देखते हैं, और आईपीएल के 20 मैच और उनमें फंसा सुकुलवा का बहुत खाया दलाल चेहरा। अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार कहा कि कोई भी प्रेम अवैध नहीं होता और अत्याचारी से घृणा सबसे रोमांटिक कार्यभार है। इन 2 संचारी भावों की वजह से पृथ्वी छोड़ने में मुझे देर हो रही है, तो मेरे लिए दिल्ली छोड़ने के टिकट का चंदा इकट्ठा करें। मैं फिलहाल यही सोचे जा रहा हूं कि एक फासिस्ट का नाम
रमाकांत अरुणकांत पांडे कैसे हो सकता है? ये तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है हम देखने में, इसे ये कविताएं देखने में दिक्कत हो रही है इसमें। हेम ये दूसरा लाना पड़ेगा, उसमें लगा लो इसे। ये मित्र कुछ लग रहा है इसमें जो हमने लैपटॉप में डाला हुआ है कविताएं वो दिख नहीं रही मुझे, तो मैं एक दूसरे लैपटॉप का इंतज़ाम करता हूँ सामने। वहाँ से इसमें अक्षर चले जा रहे हैं। इसका दूसरा, माफ कीजिएगा थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, उसमें वो नहीं, एक वो लगाना होगा, प्लग दूसरा वहाँ अंदर होगा। इसको देखो जरा, दिखा पाएगा ये? ठीक तो है। हाँ मोहम्मद अली, ये कविता है, माफ़ कीजिएगा इस विचलन के लिए। वो असल में उसमें अक्षर दिख नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे उसमें समस्या आ रही थी। इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मोहम्मद अली, जैसे मोहम्मद अली ने कहा कि वह वियतनाम में युद्ध करने लड़ने नहीं जाएगा, मैं भी कहता रहा कि मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा का फिदायीन नहीं हूं मैं। मोहम्मद अली को जेल में डाल दिया गया, मैं भटकता रहा भारतीय अर्थ और समाज के खुले जेल में ढहते हुए शहरों के काले पानी में। मोहम्मद अली की तरह 12 साल की उम्र में मैंने लड़ना सीख लिया था, कविता मेरी मुक्केबाजी थी। जैसा कि मोहम्मद अली ने एक कवि की तरह कहा कि वह तितली की तरह उड़ता था और मधुमक्खी की तरह डंक मारता था, मैं भी घायल, रुआंसा और कटखना था। मोहम्मद अली की तरह मार खाता, कभी कभी जीतता। मेरा चेहरा पेंटरो पीला और नीला था और आत्मा का रंग क्या बता। तो घिरे हुए मोहम्मद अली सा मैं कह पड़ता था कि मैं हूं महानतम। अपनी गरिमा के सन्नाटे में जैसे हर कोई कहता है कि मैं हूं महानतम, कहना भी चाहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली के कहने की तरह कि मैं हूं अमेरिका, मैं भी कहता रहा हूं
कहता रहा कि मैं हूँ हिंदुस्तान अपने निर्वासन और बहिष्कार के विषम में। मोहम्मद अली के कहने की तरह कि मैं हूँ अमेरिका, मैं भी कहता रहा कि मैं हूँ हिंदुस्तान अपने निर्वासन और बहिष्कार के विषम में। अगली कविता है नवंबर में, प्रेम के साइड इफेक्ट्स। मुझे नवंबर इसलिए याद रहेगा कि इसकी किसी तारीख में मुझसे 3.25 साल बड़ी लड़की ने कहा कि वो मुझसे इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि मेरी शक्ल की बनावट और हकलाहट उसके एक पुराने प्रेमी से मिला करती थी। जाड़ों की शुरुआत के दिनों में उसके होंठ सूखे थे, बाल उलझे थे, नाक लाल, चेहरा सफ़ेद, आंख और त्वचा से कुछ झरता सा था, थोड़ी खांसी, रूमानी उदासी, चुप्पी सिनेमाई, घूरना ड्रामाई। वो इतना रो चुकी थी कि उसने हंसना शुरू कर दिया था। उस दिन मेरी मोहब्बत पास के तालाब में डूब गई जहां गर्मियों में भैंसें आकर बैठ जाया करती थी। इच्छाओं की अहरनिश टिक टिक, डगर 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 डगर, मडगार्ड, खटर खटर, चेन कवर, पुरानी रैले साइकिल लेकर शहर के सबसे पुराने सिनेमा घर मनहर में पहुंचा। लड़खड़ाते हुए ब्लैक में स्मैक और टिकट लिया। थिएटर के भीतर प्रेमिका को गरियाते हुए डायन, चुड़ैल, दगाबाज, फिरवा, फूल और पत्थर देखता अदेखता रहा। उदास देवदास ने खा लिया सल्फास। मैं बच गया क्योंकि मैं मरा नहीं। मेरा ख्याल है कि इस बात पर इतना उखड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक प्रेमी की शक्ल दूसरे प्रेमी से मिलती ही है, और एक अधिनायक की शक्ल दूसरे अधिनायक से। दुनिया के तमाम ईश्वरों के चेहरे एक दूसरे से मिलते ही हैं अपनी निर्जीव सपाटताओं, अधबुंदी आंखों, नकली मुस्कान, बनावटी प्रभामंडल, टिन जैसी त्वचाओं के चलते। हो सकता है कि सालों बाद मेरी वह प्रेमिका मुझसे जब मिले तो कहे कि तुम्हारे बाद जो 2-3-4 प्रेमी मिले उनकी शक्लें तुमसे मिलती थी। अगली कविता है दुख। संगीत हो चला था, कलाएं दुख, कलाएं थी औसत। संगीत हो चला था मीडिया कर, नाटकों का बेड़ा गर्क था। लिखे जा रहे उपन्यास जैसे तैसे थे, और कला, उपन्यास, कहानी, नाटक, फिल्म, कविता पर जो समीक्षाएं लिखी जा रही थीं वे औसत से भी बदतर थीं। सतही थे संपादक और वैज्ञानिक। नेताओं के मीडिया कर होने के बारे में मीडिया कर पत्रकारों तक में सर्वानुमति थी। बुद्धिजीवी या तो परास्त दिखते थे या गंभीर, दोनों ही औसतपन को ढकने के बौद्धिक पोर्ट्रेट थे। अंततः बचते थे लोग जिनके बारे में कुछ कहने से ज्यादा आश्वस्तकारी तरीके से उनके दुख के बारे में कहा जा सकता था, जो ऐसा था कि मीडिया कर हो ही नहीं सकता था। उत्तर मनुष्य अगली कविता है। हम थे उत्तर औद्योगिक या उत्तर अनुभववादी, हम थे उत्तर संरचनावादी या उत्तर आधुनिक, फिर हम थे उत्तर औपनिवेशिक, उत्तर उपभोक्तावादी, हम थे उत्तर इतिहास। जो भी हम थे गोया उत्तरोत्तर थे, और अंततः हमें पता लगना ही था कि हम जो प्राग ऐतिहासिक की तरह किसी तरह अपनी आग जला पाते थे और सहते थे मध्यकालीन क्रूरताएं और 20वीं सदी की आधुनिकता और मानवतावाद और 21वीं सदी की आभासीयताओं के छद्म, और जिन्हें उत्तर मनुष्य पुकारे जाने का विमर्श चल रहा होता था, मनुष्य ही नहीं थे। दरअसल उत्तर समाज के उत्तर सत्य में हम थे प्राक मनुष्य का गैर जिम्मेदाराना, हड़बड़ी में जैसे तैसे बनाया गया एक अर्धमानवीय या कि उपमानवीय स्केच। एक आदमी मेज पर सिर रखकर लेट गया है। एक आदमी ने जो चिट्ठी शुरू की वह पूरी नहीं हो रही। एक आदमी ने पानी पीने की इच्छा महसूस की लेकिन भूल गया। एक आदमी बहुत दूर तक गया और उससे ज्यादा दूर तक लौटा। एक आदमी ने
बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को टटोला। एक आदमी ने गांव जाने का टिकट लिया और वापस कर दिया। एक आदमी ने एक दरवाजे पर दस्तखत दी और आगे बढ़ गया। एक आदमी ने सोना शुरू किया और जग गया। एक आदमी बोलते बोलते रुक गया। एक आदमी पुल से कूदा। बीच में उसने पुल पर वापस आने के बारे में सोचा। यातना देने के काम आती है देह। देह प्रेम के काम आती है, वह यातना देने और सहने के काम आती है। देह है तो राज्य और धर्म को दंड देने में सुविधा होती है, पीटने में, जला देने में, आत्मा को तबाह करने के लिए कई बार देह को अधीन बनाया जाता है। बाजार भी करता है ये काम। वह देह को इतना सजा देता है कि उसे सामान बना देता है। दुख की तुलना में बहुत सुख से खत्म होती है आत्मा। दुख की तुलना में बहुत सुख से भी खत्म होती है। दुख की तुलना में बहुत सुख से खत्म होती है आत्मा। उस समय रात, ये अगली कविता है। उस समय रात होती थी जब ये बस चलती थी। बस में बहुत सारे लोग होते थे, इतने कि सबके चेहरे याद ना हो सके। चकित कर देने वाले यादगार चेहरे होते भी नहीं थे इस बस में। बस में बच्चे होते थे जो यह पूछने से पहले ही सो जाते थे कि नींद क्यों आती है और रात में ही क्यों उगते हैं तारे। खिड़की के बाहर और भीतर भी साथ साथ चलता था अंधेरा, साथ साथ दौड़ने की कोशिश करता था एक कुत्ता, एक सियार, एक पक्षी और एक सनशाइन। यह एक ऐसी बस थी जिसमें भरे होते थे बोरे और कंबल और पसीने और सांस और कुव्वत और दुविधाएं और प्यास और तंबाकू और नींद और संदेह और बीड़ियां और यादें और चोटें। यहां एक देह सारी देहों को छूती थी। एक की सांस दूसरे की सांस थी। एक के कंधे पर दूसरे का सिर होता था। नींद में यह किसी आदिम भरोसे का पुनर्जागरण था। ये बस पता नहीं कहां चली जा रही थी, लेकिन इस बस में एक आदमी था जो अपने भाई से मिलने जा रहा था। एक किसान था जो बीज खरीदने जा रहा था। एक छाते वाला था, एक दर्जी था और एक जुलाहा था। एक मंगता था जो निरर्थक लोगों का भार उठाने वाली पृथ्वी का स्वप्न देख रहा था। एक लड़की थी जो बिसूरती थी कि एक दुख को छोड़कर वो दूसरे दुख की तरफ क्यों जा रही है। नटों की एक टोली थी जो सोचे ही जा रही थी कि कौन सी जानलेवा छलांग अंततः संसार को आह्लादित कर देगी। इस बस में संसार के अधिकांश लोग नहीं थे, फिर भी संसार के अधिकांश दुस्वप्नों और दुनिया की सबसे ज्यादा उचटी नींदों से भरी थी यह बस। पार उतार देना, ये कविता है। ये कविता श्री विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित है। छोटी सी कविता है। मैं बस में चढ़ा, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं बस में चढ़ा, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बस में बहुत सारे लोग भरे थे, कोई कहीं उतर रहा था, कोई कहीं। अमूमन लोग कंडक्टर को बता देते थे जो उन्हें किसी स्टेशन, गांव या कस्बे में उतार देता था। मुझसे कंडक्टर ने पूछा कि कहाँ उतरना है, तो मैंने कहा कि सुवर्ण रेखा पर उतार देना। कंडक्टर ने कहा सुवर्ण रेखा तो नदी है और ऋत्विक की फिल्म है। मैंने कहा मुझे नदी या ऋत्विक के पास उतार देना। अगली कविता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की। जिस शब्दावली में उन्होंने शपथ ग्रहण की वह दुरूह थी, क्योंकि वह संविधान की मंजी हुई भाषा थी, जिसकी केंद्रीय समस्या यह थी कि उसे और मांझकर कम संवेदनहीन नहीं बनाया जा सकता था। शपथ ग्रहण के बाद
जब उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और विपक्षी दल के नेताओं और सांसदों और तीनों सेनाओं के सेनापतियों और राजदूतों और नौकरशाहों और उनकी भव्य पत्नियों ने तालियां बजाईं, तो उन्हें मालूम नहीं था कि न्याय ना पाना क्या होता है। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि देश में अन्याय भी है। समारोह में अन्याय का एक मॉडल तक नहीं था। अगली कविता है इस मुश्किल समय का प्रामाणिक पाठ। एक आदमी था जो बोलता था तो हकलाता था। वह एक सामान्य कद का हिंदुस्तानी था जो चश्मा लगाता था। चश्मा उस आदमी से पुराना लगता था और उस आदमी की आंखें उस आदमी से भी पुरानी। इस तरह वह आदमी बहुत जरूरत पड़ने पर ही बोलता था और छिपने की कोशिश करता रहता था और रास्तों के बीच से नहीं किनारे किनारे चलता था और सर झुकाए रहता था और चेहरे का पसीना पोंछता रहता था, माफी मांगता रहता था। वह हिंदुस्तान में व्याप्त अंधेरे से बनाया गया हो एक पोर्ट्रेट, इस तरह था उसका चेहरा। कहते हैं कि उसके बोलते बोलते कांपने, पसीने से भीग जाने, लड़खड़ाने, उखड़ जाने और हकलाने का संबंध देश की राजनीतिक संरचना से था, जिसे बदलने का फिलहाल कोई उपाय नहीं दिखता था। धीरे धीरे उसका कांपना और उसका संकोच और उसकी शर्म और उसका लड़खड़ाना और उसका पसीने से भीग जाना और उसकी बदहवासी और उसकी चुप्पी और उसकी हकलाहट हमारे समय की इतनी प्रामाणिक आवाजें लगने लगी कि जिनकी जबानें बहुत साफ थीं और जो बहुत तन कर चलते थे और जिनके जूतों से टक टक की आवाजें निकलती थीं और जो हकलाते नहीं थे, वे सब संदेहास्पद दिखने लगे। विलुप्त होते मार्क्स की सफेद स्याह दाढ़ी जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून बादल, ये अगली कविता है। विलुप्त होते मार्क्स की सफेद स्याह दाढ़ी जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून बादल बाजार के ऊपर छा गए हैं, क्रिकेट के मैदान पर और मटमैले शोर मचाते बच्चों के पार्क पर, कि जैसे वे ऋत्विक घटक की फिल्मों का घुमड़ता काला हो और उमड़ता सफेद हो, या शरद के पात्रों का अंधेरा, या कि मेरी ही कविताओं का फोटोस्टेट, मुक्तिबोध की बीड़ी का धुआं अंदर अंधेरे का गहरा कुआं। जुलाई के बादल लड़कियों की सांसहीनताएं हैं, छटनी मजदूरों का स्याह अनागत का अनिश्चय, समूह की कानाफूसी, समकालीन कविता की बदहवासी, वे एक साहित्यिक की डायरी की धूसर बौद्धिकता की उमड़ घुमड़ है। वे एक साहित्यिक की डायरी की धूसर बौद्धिकता की उमड़ घुमड़ है। वे अरण्य दिन रात्रि के दिन रात हैं। वे सड़क पर दौड़ते पागल, नक्सल, आवारा, भूमिहीन सन की चरसीय सीमांत हैं। कव्वाल का चरम आलाप शोर मचाते हुए वे संस्कृति मंत्रालय पर घूमड़ रहे हैं, नारे लगाते हुए कि ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डाउन 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 की आवाजें गूंज रही हैं पूरे शहर में। वहां से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने चैनलों के झूठों पर बिजली गिरा दी। वे दलित कविता का स्याह और स्त्री कविता का आगाह हैं, आह्वान नहीं है आज तक पर। देह लोलुप यक्ष का कोई भी संदेश लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। देह लोलुप यक्ष का कोई भी संदेश लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और कालिदास की अराजनीतिक गीतात्मकता के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया। अगली कविता है विचारधारा। जहां भी दो लोग खड़े होते थे, विचारधारा के बारे में बतियाने लगते थे। मोड़ पर, गली में, दुकान पर, गलियारों में, महाविद्यालयों में विचारधारा की तुलना गुम हुई सुई और संग्रहालयों के सिंह द्वारों पर रखी तोपों से की गई। विचारधारा का नाम लेते ही माहौल
अलम, छी, धिक, थू से भर उठता था। विफल हो गई विचारधारा, ये घोषणाएं होती थीं। एक आदमी जो इस तरह की हाय हाय कर रहा था, दूसरे आदमी ने उसका कंधा थपथपाया और सलाह दी, इसी तरह गला फाड़ कर कहो, मनुष्य नहीं रहेगा, क्योंकि वह पिछले 25 लाख सालों से विफल है। अगली कविता है चार जने। जहां दिल्ली और गाजियाबाद की सरहदें मिलती हैं, वहां 3 लड़कियां एक मोटरसाइकिल पर लद कर आई हैं। अभी केवल ये तय है कि वे ईडीएम में प्यार का पंचनामा देखेंगी। उसके बाद का कार्यक्रम तय नहीं है। भागकर फिल्म देखना और हॉल में बकर बकर इतना बोलना कि आसपास वाले को फिल्म ना देखने देना। स्वतंत्रताओं के इनसे ज्यादा बड़े प्रतीक उनके पास नहीं है। फिल्म के बाद वे मॉल के अंदर घूमती हैं, लेकिन खाती हैं बाहर एक ठेले पर। मोमो अच्छा नहीं लगता, अब कभी ना खाऊंगो, एक लड़की कहती है। वे लिम्का, कोला, फैंटा आपस में बांटती हैं, पीती हैं, खांसती हैं, थूकती हैं और साथ आए लड़कवा से कहती हैं कि अगली बार ये जहर मत पिलाना, अपनी अम्मा से आम का पना बनवा के ले आना। फिर वे दहाड़ कर हंसती हैं कि जैसे वो कभी रोई ना हो। इस बीच एक लड़की के पास मोबाइल पर फोन आता है भाई का कि उसके दोस्त ने उसे ईडीएम के सामने हरे रंग की दारू पीते देखा। लड़की जवाब देती है, कहाँ की बात कर रहा है कमीने, कौन सा चश्मा लगाता है तेरा दोस्त, मैं तो नौकरी बजा कर निकल रही हूँ। तीनों लड़कियां लद जाती हैं मोटरसाइकिल पर। पता नहीं किस हरामी ने शिकायत की। एक लड़की कहती है कि भगा के ले चल रे, कि जैसे किसी और ग्रह में जाने के लिए कह रही हो। भाई का फोन फिर आता है। लड़की काट देती है और चिल्लाती है, हरामी भगा। हरामी भगाता है और एक ट्रक के नीचे आ जाता है। लगा वे चारों मर गए, लेकिन थाने और अस्पतालों की अनदेखी के बावजूद वे बचे रहे। इस तरह छापामार पद्धति के 4 नमूने और इच्छाओं की राजनीति की 4 प्रविधियां और स्वतंत्रता बचाने के 4 उदाहरण बचे रह गए। अगली कविता है इस तरह। अब इसको इस तरह से करते हैं जिसे उस तरह से करते आए थे। अब इसको इस तरह से करते हैं जिसे उस तरह से करते आए थे। इस तरह से करने का मतलब होगा कि हाँ, ये फिर से कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है। हम लोग वो तो जानता हूँ असल में। इस तरह, अब इसको इस तरह से करते हैं जिसे उस तरह से करते आए थे। इस तरह से करने का मतलब होगा कि बिल्कुल नए तरीके से करना। बिल्कुल नए तरीके से करने का मायने हुआ कि बिल्कुल पुराने तरीके से नहीं करना। लेकिन बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल पुराने तरीके को भुला पाना आसान नहीं होगा। अब देखो, बिल्कुल नए तरीके में बिल्कुल पुराने तरीके के 2 शब्द हैं, तो जो बिल्कुल नया है वो बिल्कुल नया नहीं हो पाता। मतलब कि बहुत नई भाषा में मैं, तुम, हम, तुम्हारा वगैरह कहाँ बदलते हैं। बहुत नई भाषा में बहुत पुरानी चीज़ें बनी रहती हैं। इसलिए बहुत नए मनुष्य में बहुत पुराने मनुष्य का बहुत कुछ होगा। मसलन रक्त का बहना और नंगे होकर नहाना। कोई और, ये कविता है। हमने कांग्रेस, जनसंघ, संसोपा, भाजपा, सपा, बसपा, अवामी लीग, लोकदल, राजद, हिंदू महासभा, जमायत इस्लामी वगैरह वगैरह के लोंदों से जो बनाया वह भारतीय मनुष्य का फौरी पुतला है। हमने कांग्रेस, जनसंघ, संसोपा, भाजपा, सपा, बसपा, अवामी लीग, लोकदल, राजद,
हिंदू महासभा, जमायत इस्लामी वगैरह वगैरह के लोंदों से जो बनाया, वह भारतीय मनुष्य का फौरी पुतला है। मुझे भूरी भूरी खाक धूल का एक और मनुष्य चाहिए, मुझे एक वैकल्पिक मनुष्य चाहिए। कुछ 3-4 कविताएं छंद में हैं, वो सुना दे रहा हूं। 2 वक्तों का कम से कम तो भात चाहिए, 2 वक्तों का कम से कम तो भात चाहिए, गात चाहिए जो ना कांपे, सत्ता के सम्मुख जो कह दूं बात चाहिए, छिप जाने को रात चाहिए, पूरी उम्र लगे कितने ही दाग चाहिए, मात चाहिए बहुत इश्क में, राग चाहिए, साथ चाहिए, उठा हुआ वह हाथ चाहिए, नाथ चाहिए नहीं कि अपना माथ चाहिए, झुके नहीं जो, राख चाहिए इच्छाओं की, भूख लगी है साग चाहिए, बाग चाहिए सोना है अब, लाग चाहिए बहुत विफल का भाग चाहिए, आवारा की दाग चाहिए बहुत दिनों तक गूंजेगी जो, आह चाहिए जले कई बरस, आग चाहिए जाकर कहीं लौट कर आती राह चाहिए, 2 वक्तों का कम से कम तो भात चाहिए। अगली कविता है एक गजल के तौर जैसी है। तू मुझे देखता है यहाँ कि मैं कुछ बम सा हूं, तू मुझे देखता है क्यों कि मैं कुछ कम सा हूं, मैं कहीं हूं तो कभी हूं तो कोई भी होकर, इतना बहता है पसीना तो मैं कुछ नम सा हूं, वो जो है इत्मीनान और सुकून और तराश, मैं हूं क्यों इतना अचानक कि मैं कुछ धम सा हूं। अब तो ये वक्त है कि वक्त कुछ बचा भी नहीं, मैं अकेला ही सोचता हूं कि मैं कुछ हम सा हूं, मैं भी देखा किया दरगाह में बैठे बैठे, मैं किसी कोने में उखड़ा हुआ बेदम सा हूं। अगली कविता है मैंने यूं देखा, वो तुमने किस तरह देखा, मैंने तो यूं देखा, वो तुमने किस तरह देखा, मैंने तो यूं देखा, तुमने क्या देखा जहां मैंने बदा यूं देखा, तुम तो न्यूयॉर्क या इस्तांबुल या पिकाडिली, मैंने इलाहाबाद ना देखा तो क्यों हरसूं देखा, मैं जो दाखिल हुआ उस मॉल में बेगाना सा, मैंने एक बोझ के नीचे फंसा सा क्यों देखा, तुमने भी देख लिया मेरा अकेला पड़ना, मैंने जो खुद को हटाया तो मैंने हूं देखा, जिस तरह खत्म हुआ जश्न तो फिर शक भी तो, तुमने जो दाग दिखाया तो मैंने खून देखा, मैं भी क्यों हद में नहीं और ये मेरा बेहद, मैंने क्यों इश्क न देखा जो मैंने तू देखा, मैं भी क्यों हद में नहीं और ये मेरा बेहद, मैंने इश्क न देखा जो मैंने तू देखा। ये मेरा अगली कविता है। ये मेरा देश है लगता क्यों किसी और का है, ये मेरा देश है लगता क्यों किसी और का है, ये अगर लोकतंत्र है तो है किस दौर का है, ये मेरा देश है लगता क्यों किसी और का है, ये अगर लोकतंत्र है तो है किस दौर का है, मैं अंधेरे में ही रहने की आदत डालूं या बदलूं, मैं जानता हूं जानते हो गुरूर जोर का है, हमको कुछ हक यहाँ पे थे हासिल अब ना हो, हमको कुछ हक यहाँ पे थे हासिल अब ना हो, ये मामला नहीं 2 रोटियों कुछ कौर का है, तू मुझे जान ले पहचान ले मेरा बाजू, तू बता तू कहाँ किसकी तरफ किस ओर का है, अब तो मेरी आजादी सादी सी देशद्रोह, मेरा मन भी मगर कोहराम और शोर का है, मैं भी अपमान से जी लूं कि मैं क्यों मिट जाऊं, मैं बेमुला हूं अगर तंज नए भोर का है। एक पद है निकल पड़े कित्ते भिनसारे, फटा बैग चीकट बनियानी बाल बिखरते सारे, कहीं कहीं कुछ ताप दिख रहा सुलग रहे अगियारे, पश्चाताप बहुत है मन में उमड़ समंदर खारे,
अगली बार जन्म लूंगा तो मध्य वर्ग से न्यारे। ईश्वर मुझको रोज बुलाता, करता कुटिल इशारे, और मैं उस पार नहीं जाऊंगा जिधर भीड़ जयकारे। बहुत ध्यान से ऐसे जैसे सुई में तागा डारे, सोच रहा हूं बार बार की बिना लड़े क्यों हारे। सोच रहा हूं बार बार की बिना लड़े क्यों हारे। मित्रों, अब अंत की तरफ मैं आ गया हूं। ये 3 कविताएं जो लॉकडाउन हुआ उसके उस दौर में लिखी थी मैंने, तो उनमें से मैं पढ़ देता हूँ। छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता है करोना। करोना कह रहा है एक मेहनत कश, दूसरे से कुछ करो ना, कि जो भी है और जैसा है वो वैसा क्यों रहे। काम ये कैसा कि जिसमें और वंचित हम। करोना कह रहा है एक मेहनतकश, दूसरे से कुछ करो ना, कि जो भी है और जैसा है वो वैसा क्यों रहे। काम ये कैसा कि जिसमें और वंचित हम। करोना कह रही हैं बेटियों से माँ। करोना कह रही है बेटियों से माँ तमन्ना आलिया, दाल बीनो भात का डोंगा खंगालो, चाय दे दो जां गया सिल दो बहन का, कूट कर रख लो मिर्च का पाउडर, कि मामू भी छुए तो झोंक देना आंख में। करोना सोचते बैठे धुएं में एक कहता है कि कैसे आतताई को हटा दें, और ईश्वर आके खुद स्वीकार कर ले मैं नहीं हूं। करोना सोचते बैठे धुएं में एक कहता है कि कैसे आतताई को हटा दें, और ईश्वर आके खुद स्वीकार कर ले मैं नहीं हूं। काल सीमित जन विमुख शासक समर्थक युद्ध प्रिय, धर्म ग्रंथों के नियम निर्देश से बना ले फासले रे। ओ कलम घिस तू अगर जिद्दत पसंद। करोना वो कि जो भी ठीक हो। करोना वो कि जो भी ठीक हो। पिता कहते स्वप्न में माँ। हाँ ठीक क्या है, नौकरी तनख्वाह या सबवर्ट करने की असहमति, और बदले में मिला दारिद्र्य का। खाली टिफिन जब खोलता हूँ, भाप सी और बास सी कुछ आस सी आती है बाहर। करोना मंद सी आवाज इच्छा की कामना से भरा, कमरा मृत्यु से और कविता से अमरता से। ये कविता है आखिरी कविता है जो हमने बचा लिया है। ये जो मजदूर लौट रहे थे उनकी तरफ से लिखी गई है कविता। छोटी सी कविता है। जो तुम्हारे खाने से बचा ली है वो हमारी भूख है। जो तुम्हारे हड़पने से बचा ली है वो हमारी आसमानी बारादरी है। जो तुम्हारी वासना से बचा ली है वो हमारी ऐषणा है। जो तुम्हारे झूठ से बचा ली है वह हमारी भाषा है। जो तुम्हारे अपराधों से बचा ली है वह हमारी आत्मा है। जो तुम्हारे संक्रमण से बचा ली है वह हमारी पारस्परिकता है। जो तुम्हारे चर्र मर्र से बचा ली है वह हमारी चप्पल है। जो तुम्हारे स्वाद से बचा ली है वह हमारी रोटी है। जो तुम्हारे रौंदने से बचा ली है वह हमारी पगडंडी है। जिधर कुछ नहीं है दिशा है। धन्यवाद मित्रों।